कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम कक्षा 10 के विज्ञान के पर्यावरण में जो 16वीं इकाई है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कैसे हम उनका संपोषित प्रबंधन कर सकते हैं। इसके क्रम में हमने शुरू से देखा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किस तरह प्राकृतिक संसाधनों से हमारा जुड़ाव रहा है, कैसे हम उन्हें उपयोग करते हैं और उपयोग करते समय हमें किन विवेकपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5R रिफ्यूज, रिसाइकिल, रिपर्पज, रिड्यूस, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इन साधनों, इन व्यवस्थाओं को अगर हम अपनाएं तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जल के बारे में पढ़ा कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है और उसका कैसे उचित प्रबंधन किया जाए। वन क्या होते हैं, उनका कैसे उचित प्रबंधन किया जाए। वन और वन्यजीव स्टेक होल्डर क्या होते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही चिपको आंदोलन और मिदनापुर के आंदोलनों के बारे में पढ़ा, क्या हुआ था इनमें, क्यों जो है यहाँ आंदोलन हुए थे और इससे क्या हानियाँ हुई, क्या फ़ायदे हुए, इसके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही जो खिजड़ी वृक्षों के बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था, उससे संबंधित उनकी स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय वनों के संरक्षण के लिए दिया जाता है, वृक्षों के। तो यह सारी चीज़ें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। वन हो गया है, जल हो गया है, और जल में हमने पढ़ा कि जल का प्रबंधन कैसे करते हैं और बांधों का निर्माण कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। जो लोग वहाँ से विस्थापित होते हैं उनके पुनर्वास की क्या दिक्कतें होती हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं जिसके कारण वह विरोध करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। आज के क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जल संग्रहण। क्या होता है जल संग्रहण, किस तरह किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में किस तरह के जल संग्रहण की व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ें। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल के संरक्षण पर बहुत जोर दिया जाता है। मतलब जल सुरक्षित रहे और वहाँ पे जो मिट्टी है वह सुरक्षित रहे, जिससे कि जो जैव मात्रा है उसके उत्पादन में वृद्धि हो। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है जल संग्रहण का कि जल स्रोतों का विकास हो और भूमि का प्रबंधन व संसाधन इस प्रकार हो कि कोई जो पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है वह पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न ना हो। जल संभर प्रबंधन से न केवल उत्पादन ही बढ़ता है बल्कि जो जैव विविधता होती है उसका भी बहुत तेज विकास होता है, बहुत तीव्र विकास होता है। इसमें पृथ्वी पर गिरने वाली जल की प्रत्येक बूंद के संग्रहण का प्रयास किया जाता है जल संग्रहण में, जिससे कि जो भूजल स्तर है उसमें वृद्धि हो और जो हमारी नदियां हैं वह उनमें जो जल की मात्रा लगातार कम हो जा रही है वह नदियां पुनर्जीवित हो सकें। और इसके अंतर्गत छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। और क्या होता है कि घर की जो छतें होती हैं वहाँ से भी जल एकत्र करना, यह सारे कार्य करके हम उस भूजल स्तर को में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। जल संग्रहण में भारत में अनेक प्रकार से किया जाता है। यह क्षेत्र वाइज अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र में बनाया जाता है खादिम। यह जल संग्रहण क्षेत्र होता है। बड़े पात और नाड़ी, यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे हमारे यहाँ तालाब, झीलें और बांध बनाए जाते हैं, वैसे ही राजस्थान में स्थानीय स्तर पर खादिम, बड़े पात्र और नाड़ी का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में बंधारस और ताल बनाए जाते हैं, उन्हें यह भी जल संग्रहण के संसाधन हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे ही जल संग्रहण के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में बंधिस बनाए जाते हैं जिसकी सहायता से जल एकत्र किया जाता है। बिहार में आहार बनाए जाते हैं, पाइन बनाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमने कुल्ल के बारे में पढ़ा कि 400 वर्ष पूर्व से कुल्ल की व्यवस्था थी। जो ऊंचे क्षेत्र पर जल स्थित होता था, झीलों में उसको नालियों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तक स्थानीय लोग पहुंचाते थे, या कुल्ल की व्यवस्था थी। और जम्मू कश्मीर में कांदी क्षेत्र में
तालाब बनाए जाते हैं। और तमिलनाडु में यह जो जल संग्रहण की व्यवस्था है वह एरिस के नाम से जाना जाता है। केरल में सुरंगम कहा जाता है, कर्नाटक में कट्टा कहा जाता है। तो यह सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह जल संग्रहण की व्यवस्थाएं हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप देख लें कि यह क्षेत्र वाइज जो जल संग्रहण की व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है वह किस तरह की होती है। जल संग्रहण के लिए कई व्यक्तिगत प्रयास भी हमारे क्षेत्र में देश में किए गए हैं। उसमें जो प्रमुख नाम हम ले सकते हैं वह डॉक्टर राजेंद्र सिंह का नाम ले सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को उन्होंने इतना प्रयास किया था कि इनको वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए 8600 जोहेड़ का निर्माण किया। जोहेड़ एक तरह से तालाब की तरह मान सकते हैं आप, जहाँ पे जल संग्रहण होता है। तो इन्होंने 8600 जोहेड़ का निर्माण किया तथा राज्य भर के 1000 गाँव में, पूरे राज्य के राजस्थान के 1000 गाँव में पानी वापस लाए, जिसके लिए इन्हें जल संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित जो स्टॉकहोम पुरस्कार है वह प्रदान किया गया था डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। तो इसी तरह व्यक्तिगत प्रयास भी चल रहे हैं और सामूहिक प्रयास भी हमें करना चाहिए। समतल जो भूभाग होते हैं उनमें जल संग्रहण हेतु अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे, नालियाँ एवं प्राकृतिक जल मार्गों में कंक्रीट और पत्थर के द्वारा चेक डैम बनाकर भी जल संग्रहण या किया जाता है और भूजल स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है कोयला एवं पेट्रोलियम, इस क्या होते हैं और इनका प्रबंधन हम कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है कोयला एवं पेट्रोलियम। आज के समय में जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम यह ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण जो ऊर्जा की मांग है वह लगातार बढ़ती जा रही है, ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है और इसकी पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों का लगातार उपयोग हो रहा है। लेकिन इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन दूसरे ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन यह जो बनते हैं, जो जैव मात्रा हमारी होती है, जो जीवित जीव होते हैं उनके अपघटन से बनते हैं और इनकी जो मात्रा है वह निश्चित है। मतलब एक समय ऐसा भी आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में ही हमारे पास उपलब्ध हैं, तो भविष्य में यह समाप्त भी हो जाएंगे। तब हमें ऊर्जा के लिए कुछ वैकल्पिक स्रोत खोजने पड़ेंगे, कुछ वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो पेट्रोलियम संसाधन है वह लगभग अगले 40 वर्षों तक, मतलब पेट्रोलियम संसाधन कब तक चल सकते हैं, अगले 40 वर्षों तक, और कोयला जो है वह अगले 200 वर्षों तक हमें उपलब्ध रह सकता है। मतलब बहुत कम समय तक यह संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, बाद में समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन के दहन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, सल्फर ऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह सभी ऑक्साइड जो हैं वह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जब बारिश होती है तो यह अम्लीय ऑक्साइड हमारे जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए भी आवश्यकता है विवेकपूर्ण प्रयोग की इन कोयला पेट्रोलियम संसाधनों का। इसके अलावा विषैली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यह भी वातावरण में मुक्त होती है, जिससे भी तमाम रोग उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण वैश्विक जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में यह समाप्त भी हो जाएंगे और हमारा नुकसान भी होगा। इसके उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रयास, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से? पहली चीज़, जो सार्वजनिक वाहन हैं उनका प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, या पैदल चलना चाहिए या साइकिल से चलना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम से कम, बहुत ही आवश्यकता हो तभी हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, अपने घरों में प्रकाश के लिए कम से कम ऊर्जा खपत वाले बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करना चाहिए, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो। इसके अलावा किसी कार्य के लिए या उत्सवों में कम से कम ईंधन का उपयोग करना चाहिए और
अत्यधिक जो दक्षता वाली मशीनें हैं उनका उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह हम कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन्हें हम चला सकते हैं। तो यह प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम अगली क्लास में इसका पूरे अध्याय का एक बार रिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट कहीं है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपकी रिवीजन क्लास के साथ फिर मिलेंगे। घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।